आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। और आज के हमारे दो ही टॉपिक होंगे। पहला है प्रिंट एंड सेंसरशिप, दूसरा टॉपिक है 1878 और उसके बाद का भारत। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक प्रिंट एंड सेंसरशिप। होता क्या है दोस्तों कि 1798 से पहले जो अंग्रेज हुकूमत होती है वो प्रिंट की आज़ादी से बिल्कुल उसको परेशानी नहीं होती और वो बिल्कुल नहीं सोचती कि वो प्रिंट पे किसी तरीके की सेंसरशिप लगाएगी। अब धीरे धीरे उसको परेशानी होने लगती है, तो किससे? अपने ही खुद के लोगों से। यानी कुछ जो लिबरल इंग्लिशमैन थे, कुछ जो दयालु अंग्रेज थे, वो कंपनी के बुरे रूल के खिलाफ भारत में बहुत बढ़ चढ़कर लिखते थे। इस वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि न सिर्फ वो अंग्रेज के दमनकारी कानूनों के खिलाफ लिखते थे, बल्कि उन्हीं के कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ भी वो लोग लिखते थे। ऑफिसर्स अगर कोई गलत एक्शन करते थे इंडियंस के प्रति, तो ये जो इंग्लिशमैन होते थे तुरंत इसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि पूरे भारत में इन इंग्लिशमैन की लेखन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। अब धीरे धीरे करके कंपनी जो थी अब वो टेंशन में आ गई। उसको इस बात की टेंशन होने लगी कि अगर इसी तरीके से अपने ही लोग अपना ही क्रिटिसिज्म करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में मोनोपोली खत्म हो जाएगी, यानी कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। इस बात को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1820 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट एक रेगुलेशन पास करता है। वो रेगुलेशन अब प्रेस की फ्रीडम को सेंसर कर देता है, यानी कि प्रतिबंधित कर देता है। अब जब सेंसरशिप इम्पोज हो जाती है 1820 में, तो होता क्या है दोस्तों कि अब जो भी न्यूज़पेपर छपेगा, जो भी जर्नल छपेगा, जो भी कोई आर्टिकल इन सब में छपेगा, वो सभी कंपनी की देखरेख में छापे जाएंगे। अगर तो ये सभी आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनसे कंपनी की छवि अच्छी होती है, गुड होती है, तो आप छाप सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपको कंपनी की बुराई करनी है तो वी आर सॉरी, आप ये नहीं छाप सकते। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि अब कंपनी ऐसे पब्लिकेशन इम्पोज करने लगी है जिससे कि कंपनी की तारीफ हो और बुराई नहीं छपती थी। 1820 के बाद ये सेंसरशिप इम्पोज होती है। जैसे ही ये सेंसरशिप इम्पोज होती है, कुछ एडिटर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वे एडिटर ना सिर्फ वर्नैक्युलर लैंग्वेज के होते हैं, बल्कि इंग्लिश एडिटर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये लोग डिमांड करते हैं 1835 में कि आप सभी फ्रीडम ऑफ प्रेस को वापस लेके आइए। यानी कि 1820 में हमारे हाथ बांध दिए गए थे, हमें इससे पहले वाला समय वापस चाहिए। यानी जो फ्रीडम हमारे पास 1820 से पहले थी वही फ्रीडम हमें वापस चाहिए। उस समय पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। तो ये थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। इन्होंने क्या किया? 1820 से पहले के जो कानून थे उनको रिवाइज कर दिया, यानी वही कानून वापस आ गए। ये रिवाइज कानूनों को रिवाइज करने का जिम्मा इन्होंने किसको दिया? मैकॉले को। तो थॉमस मैकॉले ने क्या किया? ऐसे नए नए कानून लेके आए जो बिल्कुल वैसे ही थे जो 1820 से पहले के थे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि दोबारा से प्रिंट के ऊपर से सेंसरशिप हटा ली जाती है और दोबारा से जो भारत के या अंग्रेज जो एडिटर्स होते हैं वो अब जो मन में आए वो छाप सकते हैं। कुछ समय तक बहुत शांति चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि 1857 की क्रांति हो जाती है। और जब ये क्रांति होती है तो इस क्रांति में आग में घी का काम करने वाला है वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर अब नेशनलिस्ट हो जाता है, यानी राष्ट्रवादी हो जाता है। और ये न्यूज़पेपर अब अंग्रेजों के कूटनीति के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में लिखने लगते हैं। पूरे भारत में वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ भर भर के लिखने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इंग्लिशमैन डिमांड करते हैं कि आप नेटिव प्रेस को कंट्रोल कीजिए। नेटिव प्रेस यानी वर्नैक्युलर प्रेस, यानी कि सिर्फ आप भारत के लोगों की प्रेस को कंट्रोल कीजिए। भारत में जो अंग्रेजों की प्रेस है आप उनको कंट्रोल मत करें। इस वजह से क्या आता है दोस्तों कि एक बहुत दमनकारी कानून इंडिया पे थोपा जाता है और ये कानून लिमिटेड होता है और ये सिर्फ वर्नैक्युलर प्रेस पे ही आता है। इस कानून को लेके आने का दायित्व लॉर्ड लिटन का है। ये क्या एक्ट पास करते हैं? 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास करते हैं। ये जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट है ये आयरलैंड का एक मॉडल होता है और उसी को एज इट इज़ ये यहाँ इंडिया में इम्पोज कर देते हैं। वर्नैक्युलर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब होता है लोकल। और ये जो
प्रेस एक्ट है, अब ये सिर्फ उन्हीं न्यूज़पेपर के लिए है जो इंडियन थे। भारत में जो अंग्रेजों के न्यूज़पेपर थे उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस भारतीय लोगों के न्यूज़पेपर के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी। इस वजह से क्या होता है कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर होते हैं अब गवर्नमेंट उन सबको ट्रैक करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट को अब अधिकार मिल जाता है न्यूज़पेपर को सेंसर करने का, और सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर को, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर को। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एडिटर अपने न्यूज़पेपर में सेडिशियस चीजें छापता है, सेडिशियस का मतलब होता है देशद्रोही, तो देशद्रोह उस समय पे क्या माना जाता था कि यदि आप अंग्रेज हुकूमत की बुराई करते हैं तो वो देशद्रोह माना जाता था। तो होता क्या था दोस्तों कि यदि कोई न्यूज़पेपर सेडिशियस आर्टिकल छापता था तो पहले तो उसको वार्निंग दी जाती थी। यदि वो न्यूज़पेपर इस वार्निंग को इग्नोर करता था तो फाइनली उसके न्यूज़पेपर को जब्त कर लिया जाता था, यानी सीज कर लिया जाता था। इस वजह से अंग्रेजों को क्या लगा, अंग्रेजों को ये लगा कि अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस जो है हमारी बात मानेगी। लेकिन फाइनली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा दमनकारी उपायों के बावजूद, रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर होते हैं, जो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर होते हैं, वो लोगों को प्रभावित करने के लिए, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के बढ़ाने के लिए वो अपने न्यूज़पेपर में लगातार लिखते रहते हैं, यानी कि अंग्रेज हुकूमत की बुराई बढ़ भर के करने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि फाइनली मिलिटेंट प्रोटेस्ट भारत में शुरू हो जाते हैं, और यही तो भारत को चाहिए था। भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और 1970 में अब जो अंग्रेज हुकूमत है वो अब दमनकारी नीतियां शुरू कर देती है। 1907 है, सॉरी, तो 1907 में पंजाब के जो रिवोल्यूशनरीज थी उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि पंजाब से उनको बाहर फेंक दिया जाता है कि आप बाहर निकलिए यहाँ से। इस एक्ट का विरोध करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है अब इस एक्ट के बारे में अपने फेमस न्यूज़पेपर केसरी में लिखते हैं। बहुत ज़्यादा सांत्वना वो इन पंजाब रिवॉल्यूशनरीज के लिए दिखाते हैं, अंग्रेज़ों की भर भर के बुराई करते हैं। और फाइनली इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो आग में घी डाला जाता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अब जो प्रोटेस्ट थे वो प्रवोक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये प्रोटेस्ट अब पूरे भारत में फैल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि फाइनली हम ये देखते हैं कि मैसिव स्केल पे पूरे के पूरे इंडिया में अब प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंट जो है ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बल्कि किसी भी देश में मैसिव मूवमेंट को चलाने में ये कारगर भूमिका निभाता है। यदि आपने मेरे सेशन शुरू से फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति में भी प्रिंट का बहुत बड़ा रोल था और इंडिया की क्रांति में भी प्रिंट का बहुत बड़ा रोल था। इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा सेशन होता है यहीं पे खत्म। इस सेशन को खत्म करने से पहले आपके लिए 3 क्विक रिवीजन के क्वेश्चंस हैं। पहला, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय, किसके द्वारा पास की गई थी। दूसरा है कि कलकत्ता कोर्ट ने प्रिंट पे सेंसरशिप कौन से ईयर में इंपोज की थी। और तीसरा है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इन सभी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। विद दिस पॉजिटिव नोट मैं आप सभी से यहाँ पे विदा लेती हूँ। Thank you for watching our session. Subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.